दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों ये क्लास सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साथ ही सी टेट, यूपी टेट या फिर ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। इसमें हम 20 प्रश्न करेंगे हिंदी के और सारे टॉपिक को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। संधि, समास, अलंकार, पर्यायवाची, इन सभी टॉपिक को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही यहाँ पर एक पैसेज भी रखा गया है जिसमें आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो देखेंगे आज के ये प्रश्न कैसे हैं। आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिख देनी है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, बात और वात शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। आपको बताना है बात का अर्थ और वात का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है बातें, हवा, रोग, दवा, वायु, विकार, विस्मय और शिकार। तो आपको बताना है कि बात का क्या अर्थ होता है और वात का क्या अर्थ होता है। देखिए अगर आपने इससे पहले इस चीज़ को पढ़ा है, कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आपको तुरंत इसका आंसर पता चल जाएगा। देखेंगे बात जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ इससे मिलता जुलता ही है, बातें। और वात का क्या अर्थ होता है, तो वात में हवा होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो दोस्तों इत्यादि संधि का जब हम विच्छेद करेंगे इस शब्द का तो होगा इति प्लस आदि, और इसमें संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर यड़ संधि पाई जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है। यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अतएव, विस्मरण, उच्चारण या फिर विसर्ग। विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा अतएव। इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो अतः प्लस एव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का समास बताइए। यहाँ पर आपको यथाशीघ्र में समास बताना है, कौन सा है। अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष है। तो दोस्तों यथाशीघ्र, देखिए अगर इसको हम इसका विच्छेद करते हैं समास का तो यथा प्लस शीघ्र हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यथा जो शब्द है ये एक अव्यय शब्द है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, चौराहा कौन सा समास है। चौराहे में समास कौन सा होगा ये बताना है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष। चौराहा यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी आपको दिख जाए किसी भी शब्द में संख्यावाची शब्द जो होता है वहाँ पर द्विगु समास पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को या फिर वीर रस को। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ रस हम श्रृंगार रस को मानते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। करुण रस के कवि हैं, भक्ति रस के कवि हैं, श्रृंगार रस के कवि हैं या फिर वीर रस के कवि हैं। तो दोस्तों कवि बिहारी जो हैं ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो सरड़ सरड़ तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। यहाँ पर देखिए छंद आपको बताना है। उल्लाला छंद है, छप्पे छंद है, रोला है या फिर घनाक्षरी छंद है। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं इस पंक्ति में घनाक्षरी छंद होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि सुपर टेट एग्जाम में छंद से भी आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप छंद के टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निषेध का विलोम क्या होगा। विधि होगा, स्वीकृत होगा, निश्चित होगा या फिर स्वीकार होगा। तो दोस्तों निषेध का विलोम पूछा गया है यहाँ पर। देखिएगा विधि जो होता है ये निषेध का विलोम होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। निशाचर होगा, निशाकर होगा, निशाचर होगा, तरड़ी होगा या फिर कृशाणु होगा। तो दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची निशाचर होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए, उसे आपको चुनना है। यानी कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा पर्यायवाची है जो धन का नहीं है और सारे धन के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन है द्रव्य,
द्रव्य, संपदा या फिर दौलत। तो दोस्तों द्रव्य, संपदा और दौलत ये तीनों धन के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन द्रव्य जो है ये धन का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, अतिन, दुग्ध या फिर आंसू। इसमें तत्सम कौन सा नहीं है, यानी कि तद्भव होगा। अगर तत्सम नहीं होगा, तद्भव होगा, तो आप बता दीजिए कि तद्भव कौन सा यहाँ पर शब्द है। तो दोस्तों देखिएगा, घृत का घी होता है, दुग्ध का दूध होता है, तो ये जो शब्द है ये तत्सम है। लेकिन आंसू आप देखिए तो आंसू जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोलते या लिखते हैं, व्यंजन को या फिर वर्ड को या अक्षर को। तो देखेंगे यहाँ पर व्यंजन जो है ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये तो स्वतंत्र होंगे नहीं। वर्ड तो हम किसी को भी कह सकते हैं, का खा, यानी कि व्यंजन भी एक वर्ड है और स्वर भी एक वर्ड है, तो यहाँ पर इससे भी क्लियर नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्वर जो है ये सही आंसर होगा, यानी कि स्वर जो होता है इसे हम स्वतंत्र रूप से बोलते और लिखते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ड घोष नहीं है? बताइएगा, ए, छा, आ और डा। यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों छा जो है ये घोष नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा प्रतीकों का व्यवस्थित ढांचा होता है, भाषा हमारे अनुभव बांटने का काम कर आती है, भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी, या संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि भाषा बिना संस्कृति के भी उच्चारित की जा सकती है। आगे देखेंगे तो आगे एक यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, जिसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखेंगे, इसको पढ़ते हैं। रूढ़, संज्ञा और कथा पूर्व विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों को ही पूरक वे तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं, जिसे कविता कहकर हिंदी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है। आगे देखेंगे, हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथा कथित कविताएं पढ़कर बच्चे को दी गई पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना होता है। जिसे मैं लक्ष्यार्थ कह रहा हूँ वह प्रायः एक घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखता अवश्य है, पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा। प्रतीकों में आभा का गुण होता है, यानी जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना में वे मन में करते हैं उसे उनके इर्द गिर्द एक आभा वृत्त की गुंजाइश रहती है। इस आभा वृत्त को हमेशा निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं, जिससे हमारी कल्पना कविता की मदद से थोड़ी देर विचर लेती है और ऐसा कुछ देखने से समर्थ हो जाती है जो कि निर्दिष्ट नहीं था कवि के द्वारा, तो नहीं था, हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं था। इसी निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य सीमित परिधि के परे जाने वाली शिक्षा माना जा सकता है। तो देखिएगा, ये जो पैसेज है काफ़ी लॉन्ग यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जिसको हमने आधे से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ दिया है। देखिए आगे जो भी लिखा है इसे आप पढ़ लीजिएगा, हम सीधा प्रश्न पर चलेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। देखेंगे प्रश्न क्या है। प्रश्न है, अनुच्छेद में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक, कहानी, कविता, रचनाएं। इनमें से कौन सा शब्द है जो पूरक के लिए प्रयुक्त हुआ है इस अनुच्छेद में? तो यहाँ पर कविता जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? आभा का, लक्ष्यार्थ का, भाव से जुड़ी वैविध्यपूर्ण कल्पनाओं का, या अनुभव का? तो दोस्तों अगर आप सही से इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं तब आपको इसका आंसर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाव से जुड़ी वैविध्यपूर्ण कल्पनाओं का यहाँ पर प्रतीकों में
गुण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है? सुनसान जगह, खामोश जगह, आभा वृत्त या फिर पहले से तय किसी भाव अर्थ से मुक्त मन को। निर्जन क्षेत्र यहाँ पर संकेत करता है आभा वृत्त को, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, उन तथा कथित कविताओं की मदद जो डैश वाक्य में किन कविताओं की ओर संकेत कर रहा है? ये जो पंक्ति लिखी है अनुच्छेद में, ये किस तरफ हमें संकेत करती है, ये आपको बताना है। देखिएगा, ऑप्शन है जो अनिवार्य है, जो हिंदी की है, या फिर जो कल्पना के द्वारा प्रत्यक्ष भाव को समझने का अवसर देती हैं, या फिर जो मुक्तिदायी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कल्पना के द्वारा अप्रत्यक्ष भाव को समझने का अवसर देती हैं। अगला प्रश्न है, प्रायः लक्ष्यार्थ कैसा दिखता है? तो ये आज का लास्ट प्रश्न होगा, बताना है आपको इसका आंसर क्या है। ऑप्शन देखिएगा, मुख्यार्थ से मिलता जुलता, प्रतीकार्थ के जैसा, अभिज्ञार्थ की जैसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अनुच्छेद में दिया गया था, साफ साफ लिखा था, लक्ष्यार्थ जो है ये प्रतीकार्थ के जैसा दिखता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, ये थी आज की प्रैक्टिस। आपको क्या, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ये भी आपको लिखना है कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो पाए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, और साथ ही ये बहुत ही क्या कहते हैं, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है इस प्रश्नों की। तो दोस्तों ये क्लास आज बस यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।